Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is British conquest of Sindh. British conquest is a really very big topic. I can totally understand कि ये conquest कब तक चलेगा. But what we need to understand over here is that कि हम लोगों ने ये प्रोसेस पहले ही देखी थी कि इंडिया का डिसइंटीग्रेशन अंडर मुगल एंड डिसइंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन, अल्टीमेटली सारी ही एरिया कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड वी नीड टू सी हाउ दिस एरियाज वर मर्ज टुगेदर और इंटीग्रेटेड बाय द ब्रिटिशर्स. एंड दैट्स वाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. मेंस में भी यहाँ से सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में भी यहाँ से सवाल आते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग देम इनटू डेप्थ. एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी आर गोइंग टू कवर दिस एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री इन एन वेरी इलैबोरेट वे, ताकि यहाँ से कोई चीज़ें आपकी छूटे ना. ओनली पीपीटी करोगे तो दैट विल ऑल्सो भी सफिशिएंट फॉर यू. एंड आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अभी तक जितने भी लेक्चर हमारे हुए हैं उसमें हमने वही चीज़ें देख के रखी कि हर एक चीज़ काफ़ी इन डिटेल में जाके हम लोगों ने कवर अप करके रखी हुई है. तो दिस विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. इसके बाद एक और कॉन्क्वेस्ट का लेक्चर आएगा, दैट इज़ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ तिब्बत, कॉन्क्वेस्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर कंट्री. तो उसके ऊपर बेसिकली टुमारो विल बी टॉकिंग. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अगेन आगे जाने से पहले you will get the access to PPT in this particular telegram channel of ours, that is CSC with Sainil Nagre. And if you are having any doubt, then obviously you can ask it to me on the Instagram channel of mine. So let's move forward कि अब conquest of Sindh जो है इसके ऊपर बात करेंगे. Now Sindh is that territory जो unfortunately अब पाकिस्तान में है, and since that territory is in Pakistan तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बातें करते भी नहीं हैं. एंड दैट्स वाई पर्टिकुलर टेरिटरी में बस वाइटल इन्फॉर्मेशन हमको लेनी है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के ऊपर अगर कोई सवाल आता है then we shall be able to handle it. And this is basically the area of Sindh. As you can see, ये एरिया काफ़ी सिग्निफिकेंट है, स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट एरिया ये हमेशा से ही माना जाता है. वाई? बिकॉज इनके पास दो चीज़ है. पहले तो दे एक्ट एज अ बफर इन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पंजाब. तो अफगानिस्तान इसके ऊपर है, काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस एज यू कैन सी, एंड आफ्टर पंजाब आपको तो पता ही, हमने पहले भी देख के रखा हुआ है. तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर एरिया इज अ बफर. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग मेजर पार्ट ऑफ रिवर इंडस. एंड इंडस का फर्टाइल प्लेन अगर आपके अंडर है देन यू कैन क्लियरली से आपके पास बेसिकली ट्रेड एवेन्यूज बहुत ज़्यादा है. फर्टाइल प्लेन्स मीन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स सरप्लस, सरप्लस मीन्स क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का मतलब ट्रेड. अभी हम लोगों ने एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम से अभी तक ये चीज़ें देख के रखी हुई है. एंड देयर आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इनका एक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि दे हैव अ डायरेक्ट आउटलेट टू बेसिकली अरेबिक ओशियन. तो अरेबिक ओशियन या फिर बेसिकली वी कैन कॉल अबाउट इंडियन ओशियन जो है उसको इनका बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस जो है वो भी हम लोगों को दिखाई देता है. तो एक अरेबिक ओशियन का डायरेक्ट एक्सेस है आपके पास. यू आर कंट्रोलिंग मेजर पार्ट ऑफ रिवर्स इंडस, सिंधु रिवर, दैट्स आपको सिंध भी बोला जाता है. एंड यू आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ बफर स्टेट इन बिटवीन पंजाब एंड अफगानिस्तान. And we have already seen in the last lecture itself कि अफगानिस्तान में ब्रिटिशर्स were heavily interested, and if Britishers are interested in Afghanistan, but naturally they are also going to be interested in Sindh, and that is how ultimately Sindh धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अंडर आता गया और ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट ये पर्टिकुलर एरिया में बढ़ता गया. इनिशियल पीरियड में दिस पर्टिकुलर एरिया वॉज कैप्चर्ड बाय मुगल्स ओनली. हाउएवर मुगल स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट. हमने देखा था कि औरंगज़ेब के लास्ट फेज में औरंगज़ेब वॉज इन दक्खन फॉर ऑलमोस्ट 27 ईयर्स. 27 ईयर्स में दक्खन में तो थे ही, वहाँ पे अल्टीमेटली ऑल्सो स्टार्टेड अग्रेरियन क्राइसिस एंड जागीरदारी क्राइसिस, जिसके ऊपर भी हम लोगों ने इलेबोरेटली डिस्कशन करके रखा हुआ है. सो समवेयर अराउंड 1700 ऑनवर्ड हमको दिखाई देता है कि जैसे इंडिया में मल्टीपल किंगडम इंडिपेंडेंट सेमी ऑटोनॉमस की तरफ चल पड़े थे, सिंध ऑल्सो स्टार्टेड टू बिकम सेमी ऑटोनॉमस प्रिंसिपैलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 1700 इटसेल्फ. सिंध पहले मुगलों के अंडर रहा. मुगलों के बाद यहाँ पे जैसे नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, ऑब्वियसली नादिर शाह ऑल्सो इन्वेडेड फ्रॉम काबुल पेशावर एरिया. सो सिंध नेचुरली केम अंडर नादिर शाह, दैट इज़ पर्शियन, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली अहमद शाह अब्दाली ऑल्सो एंटर्ड इनटू इंडिया, एंड अहमद शाह अब्दाली अफगान रूलर. तो सिंध अल्टीमेटली वेंट इनटू अफगानिस्तान. तो बेसिकली टिल 1739 मुगलों के ट्रिब्यूट दे रहे थे. 1739 से लेके 1747 नादिर शाह का रूल जब तक चला तब तक पर्शिया को ये लोग ट्रिब्यूट दे रहे थे. एंड 1747 से लेके 1783 जब तक बेसिकली अफगानिस्तान वाले एरिया में स्ट्रॉन्गर दुर्रानी चीफ अहमद शाह अब्दाली अंडर आफ्टर इस सन एंड सक्सेसर बैठे हुए थे, तो तब इन्होंने बेसिकली अब्दाली क्लैन को ट्रिब्यूट देना चालू करके रखा था. हाउएवर ये पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पहले काल्होर चीफ एंड आफ्टर तालपुर चीफ के अंडर था. दोनों के ऊपर हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे. अभी के लिए बस ओवरव्यू आई एम गिविंग कि ऊपर से थोड़ा सा देखेंगे. पहले काल्होर चीफ, देयर आफ्टर तालपुर चीफ,
यू कैन क्लियरली सी कि इन्होंने जब ट्रिब्यूट देने चालू किए, पहले मुगलों को, पर्शियंस, देयर आफ्टर अफगान, तो दे हैड मेंटेन क्वाइट कॉर्डियल रिलेशन विद द बिग पावर इन दिस रीजन, जिसके वजह से दे कुड ईजिली फोकस अपॉन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इंटरनली। और इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इनको हुआ कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम सिंध बाय एंड लार्ज रिमेन अलूफ फ्रॉम द रीजनल वॉरफेयर, जिसके वजह से इनका ट्रेड काफ़ी बढ़ा, बिकॉज यार नेबरिंग किंगडम्स आर फाइटिंग, एंड अगर आपके नेबरिंग किंगडम्स अगर फाइट कर रहे हैं, आप न्यूट्रल रह रहे हो, यू आर पेइंग ट्रिब्यूट टू ईच एंड एवरी एंटिटी, देन ऑब्वियसली आपको उसका फ़ायदा होगा ही, बिकॉज यू कैन सेल कमोडिटीज़, यू कैन सेल योर अग्रेरियन प्रोडक्ट टू दिस पर्टिकुलर basically big principalities. So because of the neutrality that this chief had adopted, Kalhora's chief and thereafter Talpur chief, इसका फ़ायदा ही इनको लेटर ऑन ज़्यादा हुआ। हाउएवर धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट बढ़ने ही वाला था, एज आई टोल्ड यू कि पहले तो कमर्शियल इंटरेस्ट एंड thereafter स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। एंड इफ़ यू रिमेंबर द टाइम लाइन, देन 1843 को अल्टीमेटली फाइनल अनेक्सेशन ऑफ सिंध हुआ। हाउएवर वाई इन 1843? बिकॉज 1843 के जस्ट एक साल पहले लॉर्ड ऑकलैंड की अफगानिस्तान पॉलिसी हैड रिजल्टेड इनटू मैसिव फेलियर। तो सिंध बेचारा बलि का बकरा बना हुआ था। इसके ऊपर भी हमने देखना है कि अल्टीमेटली सिंध अनेक्सेशन वाज कैरिड आउट बाय सर चार्ल्स नेपियर, एंड सर चार्ल्स नेपियर की पॉलिसीज एंड आफ्टर अनेक्सेशन एंड आफ्टर हैवी क्रिटिसिज्म ऑफ चार्ल्स नेपियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बट ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद रखोगे कि इनिशियली सारे के लोगों के साथ कॉर्डियल रिलेशन बाय पेइंग देम द ट्रिब्यूट, एक्सेप्टिंग देयर सुजराइनिटी, thereafter enhancement of the trade, strategic importance, financial interest के वजह से ब्रिटिशर्स का यहाँ पे आना, and finally Sindh was made scapegoat for the British failure in Afghanistan. तो let's enter into this aspect now कि सबसे पहले एक एक करके देखेंगे कि 1700 onward political condition exactly सिंध की कैसे डेवलप्ड हो रही थी। तो as far as rulers of Sindh are concerned, as I told you कि पहले यहाँ पे काल्होरा चीफ थे। 1771 के अराउंड जो है बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को तालपुर चीफ जो है आते हुए दिखाई दिए। तालपुर चीफ, काल्होरा चीफ, बायनलाल दोनों इस्लामिक प्रिंसिपैलिटीज़ ही थी। तो बेसिकली काल्होरा चीफ एंड आफ्टर तालपुर चीफ, इन्होंने ये एरिया में रिकन्सिलेटरी अप्रोच यूज़ करके सारे ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को ट्रिब्यूट दे के रखा हुआ था। 1783 में फाइनली मीर फात अली खान वॉज बेसिकली तालपुर चीफ, ही बिकेम द न्यू रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। एंड यहाँ पे आने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने दुर्रानी मोनाज की सुजराइनिटी भी एक्सेप्ट करके रखी, एंड दुर्रानी मोनाक के हेल्प के साथ ही बेसिकली वॉज कैरिंग आउट हिज लोकल पॉलिटिक्स। दुर्रानी मोनाक के सपोर्ट के साथ जब आप लोकल पॉलिटिक्स कैरी आउट करोगे तो एक पीसफुल पीरियड आपको मिला, बिकॉज वी हैड सीन कि 1791 तक दुर्रानी क्लैन वॉज क्वाइट पावरफुल। इट वॉज ओनली इन 1791 विद अराइवल ऑफ द ज़मान शाह एज अ दुर्रानी रूलर सारे प्रॉब्लम वहाँ पे लेटर ऑन चालू हुए। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली 1800 आते आते इवन सिंध में गड़बड़ चालू होती हुई दिखाई दी। 1800 में अल्टीमेटली वंस फात अली खान डाइड, उसके बाद में अल्टीमेटली उसके जो बेसिकली बेटे थे उन्होंने अपनी ये किंगडम जो है अपने आप में बांट ली। दिस पर्टिकुलर 4 बेटे, दैट इज़ 4 भाई जो है अल्टीमेटली दे रूल्ड एज अ 4 यार। 4 यार मतलब ये बेसिकली 4 ब्रदर्स है, दे वर सन ऑफ मीर फात अली खान। उन्होंने ये पूरा एरिया जो है अपने बीच में क्या करके रखा, देन ऑब्वियसली बांट के रखा हुआ था। एंड सूनरली और बेसिकली सूनर वी कैन से दे स्टार्टेड टू कॉन्कर सराउंडिंग एरियाज ऑल्सो। तो धीरे धीरे करके उन्होंने कराची से लेके वी कैन टॉक अबाउट गुजरात वाला जो एरिया है, ये सारी एरिया जो है कैप्चर करके रखे हुए थे, जिसके वजह से सिंध स्टार्टेड टू बिकम प्रोमिनेंट प्रिंसिपैलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 ऑनवर्ड। एंड 1800 ऑनवर्ड ब्रिटिशर्स भी अब इंडिया में सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी बन ही रहे थे। इफ़ यू रिमेंबर बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1806 ब्रिटिशर्स ने भी मराठास को कॉन्कर करके रखा था, एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1820 आते आते ब्रिटिशर्स ने पेशवा की टेरिटरी अनेक्स करके बॉम्बे प्रोविंस क्रिएट करके रखा था। एंड बॉम्बे प्रोविंस सिंध के बाजू में ही तो है। इफ़ यू लुक इन दिस पर्टिकुलर मैप देन ऑब्वियसली सिंध के नीचे ही अल्टीमेटली आपको गुजरात बॉम्बे वाला एरिया दिखाई देगा। दिस इज़ बेसिकली नथिंग बट अ बॉम्बे प्रोविंस इटसेल्फ, एंड दैट्स अ ब्रिटिशर्स के कॉन्टैक्ट में ये लोग धीरे धीरे आना जो चालू भी हुए। बट ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स का कॉन्टैक्ट 1800 ऑनवर्ड ही सिंध के साथ बढ़ा हुआ है। इफ़ वी लुक इन दैट रिगार्ड देन ब्रिटिशर्स हैड स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन द एरिया ऑफ सिंध as early as 1775 itself। 1775 में इन्होंने सिंध के रूलर के हेल्प के साथ फैक्ट्री जो है थट्टा वाले एरिया में, दिस इज़ थट्टा सिंध रिवर के अराउंड ही आता है, वहाँ पे एस्टैब्लिश करके रखी हुई थी। हाउएवर 1792 आते आते बिकॉज ऑफ द लोकल कंडीशन फात अली खान के अंडर मल्टीपल न्यूमरस लोकल रिवॉल्ट वेयर देयर, जिसको अल्टीमेटली ध्यान में रख के ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिटिकल फैक्ट्री जो फैक्ट्री इन्होंने बना के रखी थी
वो अल्टीमेटली बंद कर दी। दर आफ्टर ऑब्वियसली हमने ये भी देख के रखा है कि लॉर्ड मिंटो के टाइम पे आते आते 1817 1813 फ्रेंच नेपोलियनिक थ्रेट वॉज देयर। फ्रेंच थ्रेट के ऊपर भी हमने इलेबोरेटली बात की है। फ्रेंच वॉज तो इलेबोरेट कॉन्टैक्ट विथ इवन टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान डाइड इन 1799 बट ऑब्वियसली नेपोलियन वॉज स्टिल देयर एंड नेपोलियन ने फ्रांस कैप्चर करके धीरे धीरे बेसिकली इंडिया की तरफ वापस से आग डालनी चालू भी कर दी थी। दैट इज़ व्हाट फ्रेंच हैड थॉट एटलीस्ट, एंड दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू स्टॉप द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रांस, ब्रिटिशर्स धीरे धीरे ये एरिया में आने चालू भी हुए थे। हमने ये भी देखा था कि 1809 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप महाराजा रंजीत सिंह के साथ साइन करके रखी थी ब्रिटिशर्स ने। महाराजा रंजीत सिंह ने सतलज को इंडिया का साइंटिफिक बाउंड्री बनाया हुआ था अंडर दैट पर्टिकुलर ट्रीटी। सेम ईयर में ब्रिटिशर्स ने अपना एक एनवॉय सिंध के पास भी भेजा हुआ था एंड सिंध के साथ भी ऐसे ही ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप या फिर परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन करके रखी हुई थी, जिसका वही कंडीशन था जो बेसिकली पंजाब के साथ वाला कंडीशन था कि यू विल नॉट कैरी आउट एनी रिलेशन विद द फ्रेंच पीपल। तो यहाँ पे बेसिकली अब फ्रेंच जो है वो इंडिया में नहीं आएंगे। ये दैट वाज द प्राइमरी कंसर्न ड्यूरिंग 1809, 1810, 1811 फॉर द ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेपोलियन इन यूरोपियन पॉलिटिक्स। एंड अगर फ्रेंच आएंगे तो आएंगे कहाँ से? यही नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से आएंगे। दैट्स वाई दिस ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप या फिर इटर्नल फ्रेंडशिप, अल्टीमेटली यही ट्रीटी 1820 में वापस से रिन्यू हुई। ये 1820 में रिन्यू होने के पीछे का रीज़न था कि अब अमेरिकन एनवॉयज़ सिंध के कोर्ट में आ चुके थे यानी इसकी खबर ब्रिटिशर्स को मिल गई। अमेरिकन्स वर ग्रोइंग कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। हमने ये भी देखा है कि अमेरिकन्स आर नो बडी बट द ब्रिटिशर्स देमसेल्फ, ये ब्रिटिशर्स लोग ही है जो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बना के बैठे हैं। हमने कॉर्नवॉलिस के टाइम पे सारे एंगल देखे हुए थे। बट इन एनी केस अल्टीमेटली रिन्यूअल ऑफ द ट्रीटी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट थी, बिकॉज ये रिन्यूअल ऑफ द ट्रीटी में हमको दिखाई देता है कि सबसे पहले तो अमेरिकन्स यहाँ पे नहीं आएंगे सिंध वाले एरिया में, एंड आफ्टर जो बॉर्डर डिस्प्यूट रहेगा, ये बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर इवन वी कैन से सिंध, वो भी हम लोग जो है बेसिकली एमिकबली सॉर्ट आउट करेंगे। एंड एमिकबली सॉर्ट आउट करने के साथ साथ बेसिकली वी विल मेंटेन गुड रिलेशन विथ ईच अदर। अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर ट्रीटी के वजह से हमको दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर सिंध दे स्टार्टेड टू डेवलप कमर्शियल इंटरेस्ट विथ ईच अदर, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को ज़्यादा हुआ बिकॉज दे हैड एंटायर इंडिया अंडर देम बाई 1820। ये इनफैक्ट रिन्यूअल ऑफ ट्रीटी के पीछे वन ऑफ द रीज़न ये भी बताया जाता है कि कैप्चरिंग ऑफ एंटायर बॉम्बे वाला एरिया फ्रॉम पेशवास, ये बॉम्बे एनहांस प्रोविंस जो ब्रिटिशर्स ने बना के रखा था 1820 में, जिसके ऊपर हमने पहले ही देखा था। दैट्स अल्टीमेटली दे बिकम नेबर ऑफ ईच अदर एंड दैट्स वाई दैट ट्रीटी। फाइनली 1832 आते आते लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 में ही बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाया कार्टर एक्ट, उसके ऊपर भी लेटर ऑन पढ़ना है। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली सेंट कर्नल पॉटिंगर टू साइन अ न्यू कमर्शियल ट्रीटी इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ये न्यू कमर्शियल ट्रीटी बनना ज़रूरी था बिकॉज ऑफ द चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन यूरोप। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि फ्री पैसेज फॉर इंग्लिश ट्रैवलर एंड आफ्टर मर्चेंट आपको देना पड़ेगा फॉर द कमर्शियल परस्यूट। तो हम लोग सिर्फ कमर्शियल परस्यूट के लिए सिंध की टेरिटरी जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली वॉरफेयर रिलेटेड एक्टिविटी के लिए हम लोग सिंध का यूज़ नहीं करेंगे। ये सिचुएशन अल्टीमेटली 1832 में क्यों आई थी, ये भी हमने देख के रखा हुआ था कि 1832 1840s ये वही वाला पीरियड है जब बेसिकली अफ़गानिस्तान वाले एरिया में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ना चालू हुआ था। एंड ये यही वाला पीरियड है जब इवन महाराजा रंजीत सिंह के साथ रीनिगोशिएशन ब्रिटिशर्स ने चालू करके रखे हुए थे, विच अल्टीमेटली फ्रुक्टिफाई इन ट्राईपार्टाइट अलायंस इन बिटवीन शाह शुजा, देयर आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स इन 1838। तो सिंध भी यही वाले एरिया में था एंड दैट्स व्हाई सिंध को भी अपने अंडर लाना ज़रूरी था। एंड सिंध के साथ अल्टीमेटली एक नई कमर्शियल ट्रीटी करके ब्रिटिशर्स ने अपना होल्ड जो है ये एरिया में अल्टीमेटली बढ़ाना चालू कर दिया कि वेसल ऑफ वॉर हम लोग सिंध में नहीं लाएंगे बट कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हम लोग सिंध को ओपन रखेंगे। नो इंग्लिश मर्चेंट विल सेटल इन सिंध। सिंध में कोई भी इंग्लिश मर्चेंट जो वो सेटल आउट नहीं होगा एंड जो भी इंग्लिश ट्रैवलर यहाँ पे आएंगे वो विद पासपोर्ट ही आएंगे। ये दोनों प्रोविज़न अगर आप देखोगे काफ़ी सिग्निफिकेंट है। वाई दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ये फ्री ट्रेडर वाला ज़माना था यूरोपियन पॉलिटिक्स में। यूरोपियन पॉलिटिक्स में कैपिटलिज्म बढ़ रहा था, फ्री ट्रेडर्स बढ़ रहे थे एंड दे लोथेड British monopoly in India. Why British East India Company shall have monopoly on India? That's why there was a tremendous amount of pressure upon British government. Finally 1833 में जो बेसिकली कार्टर एक्ट आया उससे कंपनी की सारी ही मोनोपोली इंडिया के ऊपर ख़त्म की गई थी।
तो इन दैट कैपेसिटी दिस टू पर्टिकुलर प्रोविजंस आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। इसमें आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी नज़र आएगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट फ्रॉम सिंध, बिकॉज उनको अब इंटरनेशनल लेवल पे लॉस हो रहा है, बिकॉज उनकी मोनोपोली जा रही है। देयर आफ्टर टैरिफ रेट जो है दे विल बी अनाउंस, नो मिलिट्री ड्यूज और टोल्स विल बी डिमांडेड एंड अमीर अग्रीड टू अल्टर द टैरिफ रेट इफ़ दे आर टू हाई। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के टर्म के ऊपर सारे टैरिफ जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट पे लगेंगे वो डिटरमाइन करेंगे। एंड सिंस नो मिलिट्री प्रेजेंस, ये वाला एक प्रोविजन इसमें हमेशा से ही था, देन ऑब्वियसली उसके वजह से कोई मिलिट्री ड्यूज जो है आप डिमांड नहीं करोगे, सिंध ऑफ आमिर जो है ब्रिटिशर्स से नहीं लेगा। एंडर आफ्टर अल्टीमेटली बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए राजा ऑफ जोधपुर वॉज ऑल्सो एलो ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आमिर ऑफ सिंध के साथ मिलके कच्छ वाले एरिया में जो रॉबर है who were carrying out loot of the British product which was flowing from Bombay province to Sindh province, ये वाली जो लूट है ये बेसिकली ये कच्छ के रॉबर कैरी आउट कर रहे हैं, इनको रोकने का काम और सिंध के रूलर करेंगे। तो ये सर्टन प्रोविजन जो है नए कमर्शियल ट्रीटी ऑफ 1832 में साइन होते हमको दिखाई दे। एंड थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज ड्रास्टिकली इन 1836 ऑनवर्ड। 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड केम इनटू इंडिया, अब इनके ऊपर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। एंड लॉर्ड ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी भी हमने देखी थी। तो रशियन थ्रेट विच वॉज क्वाइट पैल्पेबल, जनरल विक्टेविच वॉज सेटिंग इन द कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एंड दर आफ्टर हमने दोस्त मोहम्मद की पॉलिसी भी देखी थी। अल्टीमेटली दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान के चक्कर में सिंध विच वॉज बफर बिटवीन पंजाब एंड अफगानिस्तान फंस गया। अल्टीमेटली महाराजा रणजीत सिंह जो है इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उनके एरिया में हम लोग कुछ मिलिट्री बेसिकली इंकर्जन नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स अगर ये वाले एरिया में अगर हमको मिलिट्री प्रेजेंस चाहिए तो सिंध का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ अल्टीमेटली दिस पीपल डिड कि अल्टीमेटली महाराजा रणजीत सिंह ने लोकल क्वारल में 1836-37 ऑनवर्ड सिंध के कुछ एरिया जो है कैप्चर करके रखे हुए थे। एंड तभी अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी आमिर को ऑफर की कि आप हमारी कंपनी की ट्रूप आपके एरिया में रखो, अगर ये रखोगे देन ऑब्वियसली आपको इसका फ़ायदा होगा, बिकॉज वी आर अ न्यूट्रल पावर। रणजीत सिंह के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो दोनों आपको बेसिकली हाथ नहीं लगाएंगे। एंड उसके साथ साथ अल्टीमेटली अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वी कैन सॉर्ट इट आउट इन एमिकेबल वे। ब्रिटिशर्स विल एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर इन बिटवीन डिस्प्यूट ऑफ सिंध वर्सेस अफगानिस्तान, सिंध वर्सेस पंजाब। तो इट वॉज क्वाइट गुड प्रोपोजिशन फॉर देम। एंड यही प्रोपोजिशन जब बेसिकली इनको ऑफर किया गया किनको, देन ऑब्वियसली आमिर ऑफ सिंध को, दे हैड नो अदर ऑप्शन। अब आमिर ऑफ सिंध के लिए बहुत ही प्रिकैरियस सिचुएशन बनी थी। दे डिड नॉट वांट टू एंटेंगल देमसेल्फ विद द रीजनल पॉलिटिक्स, बट ब्रिटिशर्स को अगर ये एरिया में अगर आना है तो अफगानिस्तान एंड पंजाब आर वे टू स्ट्रॉन्गर एंड दैट्स वाई वीकर पावर जो है वहाँ पे इन्होंने अपना फोर्स धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया। फाइनली 1838 में जैसे ट्राइपार्टाइट अलायंस महाराजा रणजीत सिंह एंड शाह शुजा के बीच में साइन हुई, तो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने एक और नई ट्रीटी आमिर ऑफ सिंध के साथ साइन करके रखी थी। इसके प्रोविज़न बड़े सिंपल थे कि पहले वाले टर्म्स तो चलेंगे ही, मतलब ये सारे टर्म जो थे वो तो चलेंगे ही, बस पहले वाले टर्म में थोड़ा सा अमेंडमेंट होगा कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोई भी वॉरफेयर रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट हम लोग सिंध में नहीं लगाएंगे, बट अब इन्होंने लगाना चालू कर दिया। तो अल्टीमेटली इन्होंने वही वाले प्रोविज़न इसमें डाले कि इंग्लिश कैन इंटरवीन इन बिटवीन द डिस्प्यूट ऑफ आमिर एंड देयर आफ्टर सिख इवन आमिर एंड अफगानिस्तान। एंड दिस इज़ हाउ अल्टीमेटली धीरे धीरे करके हमको दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स का प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ना चालू हो गया। एंड इन ऑर्डर टू हैंडल दिस एस्पेक्ट एक रेसिडेंट आपके कोर्ट में लिया जाएगा विद ब्रिटिश ट्रूप। ब्रिटिशर्स को जो चाहिए था वही मिल गया कि ब्रिटिशर्स की ट्रूप अब सिंध वाले एरिया में जाएगी, उनके कैपिटल सिटी में जाएगी। एंड वंस ब्रिटिशर्स ट्रूप इन द सिंध कैपिटल, देन यू नो फिर आगे क्या होगा कि रेसिडेंट राइवल क्लेमेंट ढूंढेगा एंड राइवल क्लेमेंट के थ्रू इंटरनल पॉलिटिक्स में मेडल करना चालू कर देगा। तो सिंध वर्चुअली टर्नड आउट टू बी प्रोटेक्टोरेट ऑफ द ब्रिटिशर्स। एंड रणजीत सिंह ने भी, रणजीत सिंह के साथ साथ इवन शाह शुजा, इफ यू रिमेंबर अब 1839 में एंग्लो अफगान वॉरफेयर होंगे एंड एंग्लो अफगान वॉरफेयर में शाह शुजा विल बिकेम आमिर ऑफ अफगानिस्तान टिल 1841। तो आमिर ऑफ अफगानिस्तान, देर आफ्टर इवन महाराजा रणजीत सिंह, फ्यूचर आमिर ऑफ अफगानिस्तान टू बी प्रिसाइजली, इन्होंने अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का मेडिएशन जो है वो मान लिया। दैट इज़ द ओनली बेनिफिट जो सिंध को मिला बिकॉज ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर सागा। एंड फाइनली फिर इम्पोजिशन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस हमको दिखाई देता है कि एज फार एज इम्पोजिशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस इज कंसर्न, देन फाइनली 1839 आते आते थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज कि 1839 में ब्रिटिशर्स ने वाले एरिया में फाइनली ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस ही एनफोर्स करके रखी थी
कि अंडर थ्रेट ऑफ द सुपीरियर फोर्स आमिर एक्सेप्टेड ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इन February 1839 एंड ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस एक बार आपने साइन की देन एवरीथिंग इज लॉस्ट फॉर यू। ये हमने पहले भी देखा था कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, कि पहले तो जो आमिर ऑफ सिंध है अब दे विल नॉट कीप देयर फोर्स, दे विल कीप ब्रिटिश फोर्स। इन रिटर्न आमिर ऑफ सिंध जो है उनको अब ब्रिटिश फोर्स का खर्चा देना पड़ेगा, एनुअल सब्सिडी देनी पड़ेगी। देर आफ्टर आमिर अब कोई भी फॉरेन एम्प्लॉयमेंट नहीं रख सकता, फॉरेन कॉन्टैक्ट भी नहीं रख सकता। एंड इन ऑर्डर टू मैनेज ऑल दिस अफेयर फाइनली एक रेसिडेंट जो पहले से आपके कोर्ट में वो अब चलता भी रहेगा। अल्टीमेटली ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रूव हुई कि पहले कंपनी के ट्रूप्स अब लार्ज स्केल लेवल पे सिंध में अपने इन्फोर्स कर दिए एंड फॉर दैट पर्पज आमिर वॉज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल सब्सिडी ऑफ ₹3 लाख टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड thereafter ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो गॉट टू एक्वायर फॉरेन रिलेशन ऑफ सिंध। ये भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी रहा है। फाइनली 1839 से लेके 1842 के बीच में क्या हुआ, एंग्लो अफगान वॉर हुआ विच टर्न्ड आउट टू बी फियास्को। ऑकलैंड had to take retirement because of this, he had to go back to London and General Ellenberg came into India. And General Ellenberg को अब कोई ना कोई तो एक स्केपगोट चाहिए था कि अगर नाम हमारा अफगानिस्तान में बर्बाद हुआ है तो कंपनसेट कोई ना कोई तो दूसरे एरिया में होना चाहिए। एंड दैट दूसरा एरिया कौन सा होगा फिर, ऑब्वियसली सिंध होगा। एंड दैट इज़ व्हाट अल्टीमेटली स्टार्टेड कि फाइनली पहले तो 1839 से 42 का वॉर पर सिंध के आमिर को अच्छा नहीं लगा एंड दैट्स अल्टीमेटली धीरे धीरे सिंध ऑफ आमिर जो है वो हॉस्टाइल भी बनते गए ब्रिटिशर्स के ऊपर। एलेनबर्ग वंस ही केम इनटू पावर इन 1842 उसने वही चार्ज सिंध के ऊपर लगाया एंड सिंध के ऊपर लगा के अल्टीमेटली उनके ऊपर एक नई ट्रीटी जो है बेसिकली इन्होंने इन्फोर्स कर दी। अंडर दिस पर्टिकुलर न्यू ट्रीटी फाइनली हम लोगों को दिखाई देता है कि मोर मिलिट्री प्रेजेंस इन्होंने अफगानिस्तान सिंध वाले एरिया में ब्रिटिशर्स ने लगा दिया। बट ऑब्वियसली मोर मिलिट्री प्रेजेंस आपका नाम नहीं बचने वाला है। अगर अफगानिस्तान यू हैव लॉस्ट, आपको कंपनसेटरी टेरिटरी चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट अल्टीमेटली was done by Britishers। अल्टीमेटली जनरल आउटराम को भेजा था पहले कहाँ पे, देन ऑब्वियसली ये वाले एरिया में, दैट इज सिंध वाले एरिया में। बट आउटराम के बाद एक और सिग्निफिकेंट मिलिट्री पर्सनालिटी चार्ल्स नेपियर को यहाँ पे भेजा गया एंड चार्ल्स नेपियर वाज अ सीनियर पर्सन। चार्ल्स नेपियर ने लोकल लेवल पे एट्रोसिटीज़ कैरी आउट करनी चालू की फॉर द हैवी एक्सट्रैक्शन ऑफ द मनी। इसको तंग आके सिंध के जो आमिर है उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। आमिर का रिवॉल्ट चार्ल्स नेपियर ने कम्प्लीटली बेसिकली ख़त्म कर दिया और ख़त्म करके ये वाला एरिया अनेक्स कर लिया। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। अब हम इन डिटेल नहीं जाएंगे इसमें कि लोकल लेवल पे क्या वॉरफेयर हुआ और क्या चीज़ें हुई, बस ऊपर ऊपर से इसको याद रखना बिकॉज एज आई टोल्ड यू कोई सवाल यहाँ से तो आता नहीं है एंड ये अब पाकिस्तान वाला एरिया तो उनकी हिस्ट्री में इन डिटेल जाने का कोई मतलब भी नहीं है। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली चार्ल्स नेपियर की पॉलिसी को हमेशा से ही ब्रिटेन में क्रिटिसाइज़ किया गया था। इनफैक्ट जैसे हमने सिख क्रिटिसिज्म देखा था कि ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सिख एम्पायर को प्रोटेक्ट करना, बट स्टिल ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर को ख़त्म किया एंड दे सिर्फ ख़त्म ही नहीं किया तो कॉन्क्वर भी करके रखा था। तो इट वॉज अ वेरी रॉन्ग एस्पेक्ट और वेरी रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। अल्टीमेटली चार्ल्स नेपियर के लिए ऊपर भी यही एलिगेशन पहले के टाइम पे लगा बिकॉज 1843 में सिंध का जो अनेक्सेशन हुआ तो सिंध हैड ऑलरेडी कैपिटुलेटेड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने सिंध के ऊपर सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी डाल के रखी थी। सिंध हैड नेवर रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, दे वर रिलक्टेंट टू फाइट एंग्लो अफगान वॉरफेयर, पर फिर भी जो हेल्प लगी वो ब्रिटिशर्स को इन्होंने करके रखी थी। एंड दैट्स अल्टीमेटली जो क्रिटिसिज्म है सिग्निफिकेंट है। सर बटलर वॉज वन ऑफ द बेसिकली मिलिट्री कमांडर एज वेल एज बायोग्राफर ऑफ चार्ल्स नेपियर। उन्होंने एक एलिगेशन लगा के रखा है कि नो मैन एवर लॉन्ग फॉर अ मिस्ट्रेस मोर देन दिस मैन लॉन्ग फॉर वॉर। तो चार्ल्स नेपियर ने यूनिलैटरली ये वॉरफेयर चालू करवाया था इन ऑर्डर टू क्रिएट हिज ओन लेगेसी की वॉरफेयर होगा एंड देयर आफ्टर हमको इसका फ़ायदा होगा, स्पेसिफिकली मेरे नाम को इसका फ़ायदा होगा। एंड देयर आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट इवन जेम्स आउटराम हु वाज अर्लियर सेंट इनटू दिस एरिया, इनके ऊपर अल्टीमेटली चार्ल्स नेपियर आए तो उन्होंने भी एक ओपन कंडमनेशन लेटर इनके ऊपर छाप के रखा हुआ था कि आई एम सिक ऑफ योर पॉलिसी, आई विल नॉट से योर इज़ बेस्ट बट इट इज़ अनडाउटेडली द शॉर्टेस्ट दैट ऑफ द स्वॉर्ड, ओह आई विश यू हैड ड्रॉन इट फॉर द बेटर पर्पज़। कि भाई आई कैन अंडरस्टैंड कि पॉलिसी आपकी वर्स्ट हो सकती है बट आपने जो तलवार निकाली है इट कुड हैव बीन यूज फॉर अ बेटर पर्पज़। देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड टू कॉन्क्वर सिंध। ये सिंध कॉन्क्वर करना जो है बेसिकली स्ट्रेटेजिकली ब्लंडर जो है एंड अल्टीमेटली वो प्रूव भी हुआ। कभी आप पाकिस्तान का हिस्ट्री पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज़ कि चेंजिंग सिचुएशन और चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ एंटायर सिंध के लिए तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी बिकॉज यहाँ पे अल्टीमेटली धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम वाली राइवलरी डेवलप्ड होती गई
एंड अल्टीमेटली सिंध वाला एरिया जो है कम्प्लीटली वोटेड फॉर मर्जर विद पाकिस्तान। एंड देयर आफ्टर हेनरी लॉरेंस का भी क्रिटिसिज्म है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर चार्ल्स नेपियर हिमसेल्फ, उन्होंने ये एक्सेप्ट करके रखा था कि वी डू नॉट हैव राइट टू सीज सिंध, येट वी शॉल डू सो, एंड अ वेरी एडवांटेजियस, यूजफुल एंड ह्यूमन पीस ऑफ रैस्केलिटी इट विल बी। मतलब हम लोग को इसका कोई बेसिकली ये नहीं है कि राइट नहीं है टू अनेक्स सिंध। सिंध पहले ही हमारे अंडर है, ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस पहले ही साइन हो चुकी है, एंड इन दैट कैपेसिटी अगर हम इसको अनेक्स करते हैं तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये एडवांटेजियस एंडिएवर हो सकता है। तो बेसिकली इवन चार्ल्स नेपियर हैड गिवन दैट हम्बल सबमिशन कि भाई हम लोगों को कोई राइट नहीं है सिंध को अनेक्स करने का, बट अनफॉर्चुनेटली 1843 में सिंध वॉज अनेक्स, एंड सिंध के अनेक्सेशन के साथ साथ इट वॉज मर्ज विथ इंडिया, एंड दैट इज़ वॉट वी आर लुकिंग इनटू, राइट, कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री। एंड सिंध के इंटीग्रेशन के बाद अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपने अटेंशन इंडिया के दूसरे वाले एरिया में भी लगा के रखे थे, एंड दैट इज़ व्हाट वी विल एंटर इनटू, कि हमको तिब्बत भी कवर करना है, भूटान भी कवर करना है, देयर आफ्टर इवन वी विल बी लुकिंग इनटू बर्मा, बट दैट इज़ फॉर द टुमारो। आज के लिए इतना ही। अगेन जाने से पहले यू विल गेट एक्सेस टू द क्रक्स एज वेल एज PPTs ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स, एंड देयर आफ्टर इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है देन फील फ्री टू आस्क मी। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज टुडे। आज के लिए रोकते हैं, एंड कल फाइनली वी विल कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री, बट वो कल। सो आज के लिए इतना ही। दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज, विल मीट अगेन देन टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।